तो हेलो मेरे क्लास 11th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके इंग्लिश का जो हॉर्नबिल सेक्शन है उसका जो चैप्टर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसी चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की कंप्लीट समरी बताऊंगा। फिर इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, आधे चैप्टर को पार्ट 1 में और आधे चैप्टर को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो मैं बस केवल आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हर एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आप अपने सामने अपनी इंग्लिश की बुक अवश्य ओपन करके रखें और साथ में एक पेंसिल अवश्य ले लें, ताकि पढ़ाते वक्त आपको जो भी वर्ड का मीनिंग टफ लगता है या नहीं आता है, आप उन्हें तुरंत अपने सामने बुक में लिख लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर की समरी बता देते हैं। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, मीन्स एक औरत का चित्र, और इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने, और यही इस चैप्टर के नरेटर भी हैं जिन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बताते हैं। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जैसे सबकी दादी माँ होती हैं ना, वैसे ही मेरी भी दादी माँ थी, एकदम बूढ़ी थी, और जैसे 20 सालों से जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ तब से वो हूबहू ऐसी ही थी, बिल्कुल भी उनके अंदर बदलाव नहीं हुआ था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे आपके साथ भी होता है, क्यों होता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो क्या कहते हैं कि उनकी दादी माँ के बारे में लोग बताते हैं कि उनकी दादी माँ भी कभी बहुत सुंदर हुआ करती थीं, उनके भी एक हस्बैंड थे, लेकिन ये बात पे विश्वास नहीं कर सकता है क्योंकि बड़ा कठिन है इस बात पे विश्वास करना। फिर खुशवंत सिंह अपने दादाजी के चित्र के बारे में कुछ बातचीत करते हैं और आगे वो अपनी दादी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि मेरी दादी माँ बहुत ही सुंदर थी और वह हमें प्रायः उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन खेलों को वह अपने बचपन में खेला करती थी। हमें वैसे कुछ समझ में तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमें उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, इसलिए हम जैसे एक कथाकार कथा सुनाता है वैसे ही हम मग्न होकर उनकी उस कहानी को, कथा को सुन लेते थे। ठीक है, अब खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी दादी माँ एक छोटी कद की, मोटी सी और थोड़ी झुकी हुई औरत थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ फैली हुई थीं। वो हमेशा से ही बड़ी सुंदर थीं और इतनी बूढ़ी हो गई थीं मानो ऐसा लगता था कि अब वह और अधिक बूढ़ी हो ही नहीं सकती थीं। वो दिन भर घर में इधर उधर एक सफ़ेद कलर की बेरंग साड़ी, बेरंग मीन्स जिस पे कढ़ाई ना किया गया हो, वैसी साड़ी पहनकर घूमती रहती थीं। अपना एक हाथ अपने कमर पे रख लेती थीं और दूसरा हाथ अपने एक हाथ अपने कमर पे और दूसरे हाथ में अपनी माला की कंठी को जपा करती थी। तो ऐसे ही उनका पूरा दिन चलता था। वो दिन में घर में इधर उधर टहलती रहती थी। उनके बाल एकदम चांदी के जैसे चमकीले थे। ठीक है, फिर बताते हैं खुशवंत सिंह कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे और हम तब से एक साथ रह रहे हैं जब मेरे माता पिता ने मुझे मेरी दादी के साथ गांव वाले घर में छोड़ दिया था, क्योंकि वे लोग शहर में रहने के लिए यानी सेटल होने के लिए गए थे। और जब गांव में हम और दादी साथ में रहते थे तो दादी मुझे सुबह में जगाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब वह मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तो वह मन में अपनी प्रार्थना को गुनगुना रही होती थी,
वो ये सोचती थी कि ऐसे सुन सुनकर उनका पोता सीख जाएगा। मैं उनकी बात को, उनकी उस प्रार्थना को सुनता तो था, लेकिन मैं कभी उन्हें याद करने का कष्ट नहीं किया। बस मुझे उनकी आवाज़ प्यारी लगती थी, तो इसलिए मैं उन्हें सुन लेता था। उसके बाद वो मुझे तैयार कर देती थी, मेरे सभी स्कूल के बैग पैक कर देती थी। मुझे नाश्ते में एक बासी रोटी मोटी सी, उसके ऊपर थोड़ी घी लगाकर और थोड़ी चीनी डालकर मुझे खिला देती थी और मेरे साथ वो स्कूल चली जाती थी। जब वो स्कूल मेरे साथ जाती थी तो अपने साथ कुछ बासी रोटियां भी लेकर जाती थी। वो रास्ते में कुत्ते मिलते थे ना, तो उन कुत्तों के लिए वो रोटियां भी ले जाती थी। फिर हम दोनों स्कूल जाते थे। दादी स्कूल इसलिए मेरे साथ रोज़ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल एक मंदिर से जुड़ा हुआ था और दादी उस मंदिर में प्रार्थना करती। तो बच्चे, जो अध्यापक थे, पुजारी, वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे और उधर दादी माँ मंदिर में बैठकर कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। जब हम दोनों लोग अपना काम खत्म कर लेते थे तो हम दोनों लोग साथ में घर के लिए आने लगते थे और जब हम घर के लिए शाम को आ रहे होते थे तो हमें मंदिर के दरवाजे पर वो आवारा कुत्ते मिलते थे। तो हम उन रोटियों को उन कुत्तों के सामने फेंक देते थे और वे कुत्ते हमारा घर तक पीछा करते थे, आपस में गुर्राते थे, चिल्लाते थे, झगड़ते हुए रहते थे। कह रहा उसके बाद जब अब हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था। हुआ यूं कि जब मेरे माता पिता शहर में एकदम सेटल हो गए तो उन्होंने हमें और दादी माँ दोनों लोगों को बुला लिया और जब हम लोग शहर में चले गए तो अब हम लोगों की दोस्ती में थोड़ा सा दूरी आ गया। क्यों? चूँकि हम रहते तो भले एक ही कमरे में थे, लेकिन अब हमारी दोस्ती में थोड़ी दूरी आ गई क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा और मैं मोटर बस से जाता था, तो अब दादी मुझे स्कूल तक छोड़ने भी नहीं जाती थी और वहाँ पर शहर में कोई कुत्ते भी नहीं थे। तो दादी क्या की, दोपहर में आंगन में गौरैयों को दाना खिलाने लगी। यानी वो बड़ी ही धार्मिक और बड़ी ही दयालु टाइप की औरत थी। कह रहा जैसे जैसे साल बीतता गया हम दोनों में धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई, लेकिन हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में शहर में आया था तो कुछ दिनों तक मेरी दादी माँ मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी और वापस आने पर मुझसे पूछा भी करती थी कि बताओ तुम्हारे सर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द, कुछ वेस्टर्न साइंस जैसे पश्चिमी विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा कुछ बताता था, कुछ ज्योग्राफी के बारे में बताता था। तो मेरी दादी माँ जो है इन सभी बातों को समझ नहीं पाती थी और वह बेचारी दुखी हो जाती थी। तो वह मेरा होमवर्क में कोई मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि उनका मानना था कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन वो उदास या दुखी इस वजह से थी क्योंकि मेरे स्कूल में कोई भी धार्मिक किताब नहीं पढ़ाया जाता था। और हुआ कुछ यूँ कि एक दिन जब मैंने जाकर दादी को बताया कि दादी माँ, आज से तो मेरे स्कूल में मुझे म्यूजिक यानी संगीत का भी क्लास दिया जाने लगा, तो दादी माँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उनका मानना था कि ये जो संगीत वगैरह होता है ये वेश्याओं का चीज़ है, ये हमारा चीज़ नहीं है, इस पे किसी और चीज़ का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके ये कुछ ना कहने का मतलब भी था कि वो बहुत ज़्यादा उदास थी। उसके बाद वो मुझसे कभी कभार बात करती थी, वो बहुत कम ही मुझसे बात करती थी। फिर जब मेरी पढ़ाई यहाँ ख़त्म हुई तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, वहाँ मुझे मेरा कमरा भी मिला था। तो अब हमारी दोस्ती में और भी दूरी आ गया, लेकिन दादी ने इस बात को एकदम अच्छे से स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैं नहीं स्वीकार कर पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से ही अपना जो चरखी था उसे छोड़ती थी, यानी उसी पे काम करती रहती थी, उसी पे बैठी रहती थी, किसी से कुछ बात नहीं करती थी। पूरे दिन भर अपनी उसी चरखी के पास बैठी रहती थी और प्रेयर गुनगुनाती रहती थी। केवल दोपहर में ही वो उनका सबसे दिन का जो सबसे अच्छा समय बीतता था वो वही जब वो दोपहर में गौरैयों को दाना खिलाती थी। ठीक है, बरामदा में बेचारी बैठी रहती थी, रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन गौरैयों को खिलाती थी
और कभी तो ऐसा होता था कि वो गौरैया भी बेचारी इतनी ज़्यादा दादी से अटैच हो गई थी कि आती थी, कोई दादी के सर पे बैठ जाता, कोई दादी के कंधे पे बैठ जाता, कोई पैर पे बैठ जाता। दादी उन्हें देखकर खूब मुस्कुराती, लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। और यही दादी के दिन का सबसे अच्छा समय हुआ करता था। फिर अब जब मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ख़त्म हुआ तो मुझे विदेश जाने का वो हुआ, तो मैं विदेश जाने के लिए गया। अब मुझे पता था कि शायद अब मैं वापस जब आऊँगा तो पता नहीं मैं दादी माँ को देख पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं विदेश 5 साल के लिए जा रहा था। दादी माँ मुझे छोड़ने स्टेशन पर गईं, रेलवे स्टेशन पर, लेकिन वहाँ पर ना तो उन्होंने मुझसे कुछ बातचीत किया और ना ही उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव दिखाया। बस उनके होठ केवल अपनी प्रार्थना में ही लीन थे। वो बेचारी अपनी प्रार्थना में ही व्यस्त थीं और उनकी उंगलियां उनके माला की कंठी को जप रही थीं। उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, बस धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा और जब मैं वहाँ से चला गया तो मैंने अपने ऊपर दादी माँ की उस अंतिम फिजिकल कांटेक्ट को महसूस किया और मुझे लगा कि शायद अब जब मैं वापस आऊँगा तो शायद मेरी दादी माँ से मेरी मुलाकात ना हो। लेकिन 5 साल बीतने के बाद जब मैं वापस घर आया तो मैंने देखा कि दादी माँ बिल्कुल भी एक और दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वो पहले से थी। वो मुझे रिसीव करने आई थी, उन्होंने मुझे गले भी लगाया, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं और वो अपना प्रेयर गुनगुना रही थी। जब मैं पहले दिन आया तो मैंने देखा कि दादी माँ का जो दिन का सबसे अच्छा समय था वो उस दिन भी वही था जब उन्होंने गौरैयों को दाना खिलाया। यानी मैं उतना 5 साल बाद वापस आया, लेकिन दादी माँ मेरे साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताई, क्योंकि अब हमारी दोस्ती, वो दोस्ती जो गांव में इतनी अच्छी थी, अब उसमें थोड़ी दूरी आ गई थी। थोड़ी क्या, मैं तो कहूँ बहुत ज़्यादा दूरी आ गई थी। उसके बाद हुआ क्या, शाम हुआ। शाम को दादी थोड़ा सा चेंज हो गई। उस दिन उन्होंने शाम को प्रार्थना नहीं किया, बल्कि अपने पड़ोस की सभी औरतों को बुलाया, एक ढोल लिया और वीर गाथा गाने लगी। वीर गाथा क्या होता है, जब सही जो बॉर्डर पर सैनिक होते हैं ना, तो जब वो वापस घर आते हैं तो उनकी माएँ उनके लिए वीर गाथा गाती हैं। उसी प्रकार दादी भी अपने पोते के लिए वीर गाथा गाना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने इतना तेजी तेजी से गाया, परिवार के लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन दादी माँ मानी नहीं और अंततः परिणाम ये हुआ कि दादी माँ बीमार हो गईं। अगली सुबह वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं। फिर हम डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें कुछ बुखार था और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी माँ जानती थीं कि उन्हें अब समय आ गया है। वो एकदम जानती थीं कि उनका वक्त अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल ये कहा कि मैं अपने जीवन का जो अंतिम समय है ना, उसे मैं शांत तरीके से प्रार्थना में बिताना चाहती हूँ। मुझे किसी से कोई बात करके अपना वक्त नहीं वेस्ट करना है, बर्बाद नहीं करना है। फिर हमने बहुत उनसे इस बात का विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को सुना ही नहीं। वो शांति के साथ अपने बेड पे लेट गईं और प्रार्थना गुनगुनाने लगीं। और कुछ देर बाद उस दादी माँ की होठ हिलना बंद हो गए, उनकी अंगुलियाँ बेजान हो गईं और दादी माँ की अंगुलियों से वो माला नीचे गिर गया और उनके चेहरे पर एक सन्नाटा सा पसर गया। उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। तब हमें पता चल गया कि शायद अब हमारी दादी माँ नहीं रहीं, हमारे बीच अब दादी माँ नहीं रहीं, उनकी मृत्यु हो गई। पूरा घर बहुत रोया, हम सब बहुत रोए। फिर उसके बाद हमने उनके शरीर को उठाकर ज़मीन पे लिटाया, कफन लगाया, रेड कलर का कफन, जैसा कि रीति रिवाज है। फिर कुछ हमने उनकी तैयारियां शुरू की उनके दाह संस्कार के लिए। और शाम के समय जब हमने उनके डेड बॉडी को उनके कमरे से बाहर लाया तो हमने देखा कि वरामदा के ऊपर
बहुत सारी चिड़िया भी बैठी हुई थीं। वो बेचारी एकदम शांत थीं, बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थीं, मानो उन्हें भी दादी की मृत्यु का पता चल गया था और वो सब भी बेचारी बहुत उदास थीं। मेरी माँ जाके उन गौरैयों के लिए थोड़ी रोटी के टुकड़े डालती हैं, लेकिन वो चिड़िया एक भी टुकड़ा नहीं खाती हैं और जब हम डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं तो वो चिड़िया भी बेचारी वहाँ से उड़ जाती हैं। फिर हम दादी का दाह संस्कार करते हैं और इस प्रकार मेरी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह जब हम छत पर जाते हैं झाड़ू लगवाने तो देखते हैं रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं खाया गया हुआ होता है। वो सब कुछ टुकड़ा वहीं पर पड़ा था, गौरैयों ने एक भी टुकड़ा नहीं खाया था। और इस प्रकार से मेरी और दादी माँ की कहानी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबके साथ आप अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छे से समय दीजिए, जितना समय आप दे सकते हैं। किसी के साथ कोई र्यूडनेस ना रखें, क्योंकि इस दुनिया में सबका एक निश्चित समय है। उस समय के बाद कुछ भी फिक्स नहीं रह जाता है। तो आप बिल्कुल खुशवंत सिंह की तरह अपनी दादी से प्यार करें और अंत तक प्यार करें। दादी से क्या, अपने आसपास रहने वाले जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपसे संबंधित लोग हैं, सबसे अच्छे से व्यवहार कीजिए। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर की समरी। और समरी समाप्त होने के बाद अब हम इसके पार्ट 1 में कुछ 5 या 6 पैसेज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद के पैसेज को हम आपके पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए उस पार्ट का वेट कीजिए। ठीक है।